प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों आज हम 11वीं क्लास में खंड ख्यामी में बच्चों यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अनुगत सिद्धांत। ठीक है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी यूनिट है और इस यूनिट में बच्चों आपकी जो है ये एग्जाम में आपकी 6 नंबर की यूनिट रखी गई है। ठीक है, और इस यूनिट के अंदर बच्चों आपका केवल एक ही चैप्टर जाता है, आपका केवल बच्चों आपका एक ही चैप्टर जाता है यहाँ पे आपका ये गैसों का अणुगति सिद्धांत। ठीक है, केवल गैसों क्या जाएगा बच्चों आपका अणुगति सिद्धांत। तो एक ही यूनिट आपकी और एक ही चैप्टर आपका। तो इस चैप्टर को बच्चों अगर आप कंप्लीट कर लेते तो आपके 6 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आपका नया चैप्टर अणुगति सिद्धांत। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। ठीक है, वैसे हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है और आज का बच्चों जो लेक्चर होने वाला है वाला आपका ये लेक्चर नंबर 1 होगा आज आपका ये अणुगति सिद्धांत। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी। तो मैं बच्चों गैसों की कणों के बारे में जो गति है यहाँ पर होगी, गैस के जो कण होंगे बच्चों किस तरीके से गति करेंगे, हाँ आज हमारे इस चैप्टर में उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार यहाँ पे गति हो रही है आपकी। तो देखिए वैज्ञानिक बॉयल ने 1661 में गैस संबंधित एक अपना नियम दिया था बच्चों जिसकी खोज की बच्चों बॉयल के नेम पर इसका रखा गया। बॉयल एवं न्यूटन एवं अन्य कई वैज्ञानिकों ने गैसों के व्यवहार को यह मानकर समझाने की चेष्टा की कि गैस अत्यंत सूक्ष्म परमाणुीय कणों से बनी है, अतः वास्तविक परमाणु सिद्धांत तो इसके सैकड़ों से भी अधिक वर्षों बाद भी स्थापित हो पाएगा। अणुगत सिद्धांत के आधार पर गैसों के व्यवहार की व्याख्या करता है। ठीक है, तो गैसों में अत्यधिक तीव्र गति से गतिमान परमाणु अथवा अणु होते हैं जो बहुत तीव्र वेग से गति करते रहते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर बच्चों दाब की वैल्यू लगेगी, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, उनका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली हम यहाँ पे देखते हैं कि गैसों के कुछ भौतिक गुण है बच्चों। यहाँ पर पहला यहाँ पर क्या पहला गुण आता है आपका बच्चों कि गैसों का कोई भी निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। ये जिस भी बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, और अगर उसके आयतन को बच्चों बढ़ाया जाता है तो फिर इनमें बच्चों प्रसार हो जाता है, यानी कि दाब को अगर कम करते हैं तो उसका प्रसार हो जाता है। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण बच्चों कर लेती हैं। नंबर 2, गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं वे उसकी दीवारों पर बच्चों दाब डालती हैं, यानी कि बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। ठीक है, नंबर 3, गैसों पर दाब डालकर उसके आयतन में पर्याप्त कमी बच्चों की जा सकती है। अगर हम किसी पिस्टन के माध्यम से यानी गैस में प्रेशर लगाते हैं तो उसका बच्चों आयतन कम हो जाता है, घट जाता है भी। आगे चल के आपको दिखाते हैं। नंबर 4, गैसीय अवस्था में किसी पदार्थ का घनत्व उसी पदार्थ के द्रव्य तथा ठोस अवस्था में उसके घनत्व की तुलना में बच्चों कम होता है। किसी गैस की अवस्था का पूर्ण विवरण उसके ताप आयतन में दाब से निर्धारण होता है। यदि इनमें से किसी एक राशि को स्थिर रखकर दूसरी राशि को परिवर्तित किया जाए तो तीसरी राशि भी बच्चों परिवर्तन के एक निश्चित नियम के अनुसार होती है। ठीक है, तो इसी के अनुसार यहाँ पर 3 नियम बच्चों आपके आते हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स के नियम और दाब का नियम। बॉयल के नियम बच्चों ताप को स्थिर रखा जाता है और चार्ल्स के नियम में बच्चों दाब को स्थिर रखा जाता है। ताप तथा आयतन के बीच में परिवर्तन होता है और दाब के नियम बच्चों आयतन को स्थिर रखा जाता है। ठीक है, तो ये नियम आपको देखने हैं बच्चों, भी इनको देखने वाले हम कि कौन कौन से नियम यहाँ पर काम करने वाले आपके। तो देखिए बच्चों, पहले आदर्श गैस के अवस्था समीकरण। आदर्श गैस की जो बच्चों अवस्था समीकरण आती है उसमें क्या आता है आपका, इसमें आपको बच्चों तीनों चीजें लेके चलनी होगी। दाब लेके चलना होगा बच्चों, आपको आयतन लेके चलना होगा और आपको आयतन लेके चलना होगा। दाब हो गया, आयतन हो गया और ताप हो गया। ठीक है, ये तीनों चीज आपको लेके चलनी होगी। गैसों के अध्ययन से स्पष्ट है कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन तथा दाब ताप तीनों ही एक दूसरे से बच्चों संबंधित होते हैं। इनमें से यदि किन्हीं दो का मान नियत रख दिया तो तीसरे के मान में बच्चों परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको यहाँ पर एक के मान में नियत मान का दूसरे मान में परिवर्तन करना होगा। गैस के नियमों की सहायता से किसी आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस के दाब, आयतन तथा ताप, ठीक है, में संबंध स्थापित किया जाता है जिसे बच्चों गैस समीकरण कहते हैं। ठीक है, और माना गैस समीकरण के लिए किसी आदर्श गैस के लिए एक निश्चित द्रव्यमान के लिए दाब, आयतन तथा परमताप P1, V1 तथा T1 है। ठीक है, तथा अंत में बदलकर इनके मान क्रम से P2, V2 तथा T2 हो जाते हैं। इस पूरे परिवर्तन को हम 2 भागों में बच्चों बांट लेते हैं।
देखिए बच्चों पहला भाग किस तरीके से होगा। माना हमारा पहला जो भाग बच्चों यहाँ पर जाता है कि माना पहले गैस का बच्चों जो ताप है T1 उसको स्थिर रख दिया, तो जब ताप स्थिर रख दिया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा ताप में, तथा उसके दाब में P1 से बढ़ाकर V2 कर दिया, तो दाब को बढ़ाकर P1 से P2 कर दिया, तो जिसके कारण बच्चों उसका आयतन भी V1 से बढ़कर आपका V डैश हो जाएगा, V2 नहीं हुआ। चूंकि हम इसको दो भागों में समझ रहे हैं ना, तो ताप को बच्चों हमने स्थिर रखा है, तो दाब बढ़ाया तो दाब बढ़ाने से आपका आयतन बदल जाएगा, तो आपका यहाँ पर लगेगा बॉयल के नियम के अनुसार P2V डैश बराबर P1V1। फॉर्मूला क्या आपका होता है, पीवी कांस्टेंट होता है ना आपका, पीवी कांस्टेंट होता है, तो इसलिए P1V1 बराबर आपका आ जाएगा बच्चों P2V2 आ जाएगा। तो उस केस में यहाँ से बच्चों को निकालते हैं, तो जब हम दूसरे वाले के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चों दाब हो गया P2, और ये V2 ना आके बच्चों V डैश हो जाएगा, ठीक है, और ये P1 आपका V1 था। तो यहाँ से अगर आप देखें बच्चों, जब वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप देख लेंगे कि V डैश यानी कि V डैश कितना आपका आयतन है बच्चों परिवर्तन आता है, तो P1V1 अपॉन P2, ठीक है। नंबर दो में क्या बच्चों, अब गैस का जो दाब है बच्चों उसको स्थिर रख दिया, जब दाब स्थिर रख दिया तो दाब तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, दाब को बच्चों स्थिर रख दिया गया है, ताप T1 से बदलकर T2 कर दिया जाता है, तो इस केस में बच्चों आपका गैस का जो आयतन है आपका वो V डैश से बदलकर V2 हो जाता है, तब चार्ल्स का नियम काम करेगा। चार्ल्स का नियम काम करता है बच्चों आपका V डैश अपॉन T1 बराबर आपका जाएगा V2 अपॉन T2, ठीक है। अब यहां से अगर V डैश को वैल्यू को देखें तो आपकी V डैश की वैल्यू आती है बच्चों T1 V2 अपॉन T2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 देखें और 2 देखें, दोनों को जब बराबर रख लेंगे बच्चों तो आपको सोल्व आउट करके ये यहाँ से निकल कर आएगा P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 अपॉन T2, और यही बच्चों आपके आदर्श गैस के लिए कोई इक्वेशन है, ठीक है। किसी आदर्श गैस के लिए PV अपॉन T का जो मान होता है बच्चों वो नियत होता है, ठीक है, या नियत रहता है, ठीक है। यह एक नियतांक स्मॉल k से या कैपिटल K से बच्चों उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब यहां से जैसे बच्चों आपका आगे वाला k, तो यह संबंध आदर्श गैस के लिए नमूने के लिए लिए जाते हैं, और k को नमूने में अणुओं की संख्या यानी कि n के अनुक्रमानुपाती बच्चों मानते हैं। तो अगर यहाँ से इसको देखें तो नंबरों की संख्या होती है, लिखा जा सकता है प्रयोगों के माध्यम से स्मॉल k का मान सभी गैसों के लिए बच्चों समान होता है, और इसे क्या कहते हैं बच्चों, बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक है। के भी द्वारा निर्देशांक मतलब निर्देशित किया जा सकता है इसको इस तरीके से। यहाँ पे इसकी वैल्यू को देखें बच्चों तो P1V1 अपॉन N1 इंटू T1 बराबर P2V2 अपॉन N2 T2 नियतांक आपकी वैल्यू निकल के जाएगी, जिसको बच्चों यहाँ पर बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं, ठीक है। यदि PV तथा T के मान समान होते हैं तो सभी गैसों के लिए बच्चों N भी समान होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 मान ही समान ले लेते हैं तो उस केस में आपको जो N का मान होगा सभी गैसों के लिए वो भी बच्चों आपका समान निकल कर आएगा, ठीक। चलिए अगर यहाँ तक हो चुका है बच्चों आगे देख लेते हैं आदर्श गैस समीकरण। अब जो आदर्श गैस समीकरण बच्चों क्या कहती है कि आदर्श गैस समीकरण को निम्न प्रकार बच्चों लिखा जा सकता है। अब आदर्श गैस समीकरण जो हम लिखते हैं हम जानते हैं बच्चों की आदर्श गैस समीकरण जो आपकी होती है, वैसे नॉर्मली हमने जाना है PV इक्वल टू आपका होता है N की जगह यहाँ पे कुछ किताबों बच्चों म्यू से दिखाते हैं, उसको म्यू लिख लेंगे RT, जैसा बच्चों आपको यहाँ पे दिखा रखा है आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू म्यू RT यहाँ पे P क्या है बच्चों दाब है, यहाँ पे V क्या है बच्चों आपका आयतन है, म्यू क्या मोलों की संख्या, R क्या बच्चों गैस नियतांक, T क्या बच्चों आपका परम ताप है, ठीक है। म्यू क्या मोलों की संख्या और R क्या है बच्चों आपका NaKB, R को बोलते हैं बच्चों सार्थक गैस नियतांक, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको कहते हैं, ठीक। अब समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर जैसे हम ये जानते हैं बच्चों इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो म्यू बड़ा मोलों की संख्या है, तो जब वैल्यू बच्चों रखी जाएगी तो आपकी वैल्यू निकले PV इक्वल टू म्यू, तो ऐसे आ गया, R की वैल्यू आ गई NaKB T आ गया, ठीक है। माना गैस के बच्चों M द्रव्यमान में अणुओं की संख्या N तथा मोलर द्रव्यमान बच्चों M नोट है ना, तो अणुओं की संख्या बच्चों अवोगाद्रो संख्या Na होगी। Na क्या है बच्चों यहाँ पे अणुओं की संख्या Na क्या है आपको अवोगाद्रो संख्या, तो जो म्यू निकलता है बच्चों आपका म्यू निकलता है बच्चों आपका यानी कि मोलों की जो संख्या निकलती है बच्चों आपके वो कैसे निकलती है M क्या है द्रव्यमान, ठीक है बच्चों M नोट क्या है आपका मोलर द्रव्यमान, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनुभार, ठीक है।
तो यानी कि ग्राम मात्रा बटे अनुभार से अगर आप मोलों की संख्या को निकाल लेते हैं या n/Na कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है n संख्या जो निकल कर आती है म्यू यानी कि मोलों की संख्या, और Na क्या है बच्चों आपको अवगाद्रो संख्या, वो कैपिटल N के बच्चों इक्वल हो जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं बच्चों आप, तो जैसे ही क्वेश्चंस में वैल्यू को रखते हैं आप, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है बच्चों P बराबर PV इक्वल टू आपको होता है n/kT। तो यहाँ से V आपका नीचे आ जाएगा तो n/V बन जाएगा। और n/V को बच्चों क्या बोलते हैं, n/V बराबर आपका इसको आ जाएगा स्मॉल n, जिसको बोलते हैं प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, जब इसको बच्चों आयतन से भाग कर देंगे तो यहाँ से अगर इसको स्मॉल n लिखते हैं तो आपका आ जाएगा P बराबर स्मॉल n kBT। और रो अगर गैस का बच्चों घनत्व है तो रो बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर निकालें तो m/v में V आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू को बच्चों यहाँ पे पुट किया जाएगा तो आपकी वैल्यू सॉल्व आउट करके यहाँ से निकल कर आपका आएगा P बराबर म्यू इंटू रो RT/में में कैपिटल M क्या है बच्चों आपका अनुभार। ठीक है, तो समीकरण 3 से जब सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपकी वैल्यू बच्चों यहाँ से निकल के आ जाएगी ये वाली, P बराबर आपका आ जाएगा रो RT/m0। रो क्या है घनत्व बच्चों, R क्या है गैस नियतांक, T क्या है आपका परमताप है, m0 क्या है मोलर संख्या, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं बच्चों आपका अनुभार। ठीक है, तो समीकरण 5 व 6 से हम यहाँ पर संख्या घनत्व तथा द्रव्यमान घनत्व के पदों में दाब के लिए बच्चों व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं या कर लेते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम पूछ लिया जाता है कि किसी आदर्श गैस के लिए जो दाब का व्यंजक है बच्चों वो द्रव्यमान संख्या घनत्व तथा द्रव्यमान घनत्व के पदों में लिखिए। तो उस केस में बच्चों आपको ये लिख के आना होगा P बराबर रो RT/में m0। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो पा रही होंगी। अब आपका बच्चों ये आ गया कि आदर्श गैस समीकरण को समझाने के लिए जो हमारे पास जो नियम होते हैं, मोस्टली हमारे पास बच्चों 3 नियम होते हैं, और इन 3 नियमों को बच्चों हम देखें यहाँ पर, हम जानते हैं बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है बच्चों कि आदर्श गैस समीकरण के लिए हम जानते हैं बच्चों कि PV इक्वल टू आपका होता है nRT। n की जगह बच्चों यहाँ पे आएगा म्यू RT, म्यू क्या मोलों की संख्या। यदि म्यू को और टी को नियत मान ले तो आपका बच्चों हो जाएगा PV इक्वल टू के यानी कि नियतांक। तो V को बच्चों अगर अपॉन में ले जाए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल आपको हो जाएगा 1/V। ठीक है, नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए, नियत ताप पर, चूंकि ताप को आपने नियत मान लिया। ठीक है, नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही आप क्या कहते हैं, बॉयल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। दूसरा देखिए बच्चों चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, आदर्श गैस समीकरण के लिए बच्चों यहाँ पे म्यू और P दोनों को बच्चों नियत मान लिया जाता है। तो नियत दाब पर, जो कि P को नियत मान लिया, यानी कि P क्या आपका मोलों के दाब है, तो नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन यानी कि V उसके परम ताप के अनुक्रमणुपाती बच्चों होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, चार्ल्स का नियम कहते हैं इसे। नियत दाब पर किसी गैस की, मतलब किसी दी गई द्रव्यमान की गैस के प्रारंभिक आयतन बच्चों वे परम ताप क्रम से V1 और T1 है, तो अंतिम अवस्था में कितना हो जाएगा, V2 T2 हो जाएगा। तो उस केस से बच्चों आपका निकल कर आएगा यहाँ से V1/T1 कैसे आएगा बच्चों निकल के, जैसे आपने इसको लिखा है तो आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे V1/V2 बराबर आपका जाएगा बच्चों T1/T2। तो T जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V1/T1 जाएगा बच्चों आपका V2/T2 जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक V1 वाले एक साथ आ जाएंगे, 2 वाले बच्चे एक साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नंबर 3 पे आपका जाता है बच्चों डाल्टन की आंशिक दाबों का नियम। अब ये क्या कहता है कि किसी बंद बर्तन में 3 गैस जो अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं, 3 गैस बच्चों यहाँ पे अलग अलग तरह की 3 गैस ले लीजिए, जिनके मोलों की संख्या बच्चों μ1 μ2 तथा μ3 इनके बर्तन में बर्तन का आयतन बच्चों V है, गैस का दाब बच्चों P है, ताप T है, तब गैसों के लिए मिश्रण की अवस्था में निम्न समीकरण होगी बच्चों, यानी कि PV इक्वल टू आपका जो जाएगा मोलों की संख्या यानी कि μ1 + μ2 + μ3। ठीक है, और आपका जाएगा गैस नियतांक यानी कि RT।
तो जब आर टी के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका बन जाएगा बच्चों μ1 आर टी प्लस μ2 आर टी प्लस μ3 आर टी। वी को ले जाएंगे बच्चों अपॉन में, तो यहाँ से आपका निकल कर जाएगा P बराबर बच्चों μ1 आर टी अपॉन वी प्लस μ2 आर टी अपॉन वी μ3 आर टी अपॉन वी। ठीक है, और हम बच्चों ये जानते हैं कि जो वैल्यू निकल कर आती है आपकी, अभी अभी हमने जस्ट पढ़ी यहाँ पर ये P आपकी वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको बच्चों हम यहाँ पे दाब कह देंगे, तो यहाँ से आपका दाब आ जाएगा, तो यानी कि P1 हो गया। तो जैसे ही वैल्यू को बच्चों पुट करते हैं तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट आगे भी अगर कोई और है तो हम यहाँ पे बच्चों कह सकते हैं कि आदर्श गैस के मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बच्चों बराबर होता है। क्योंकि समय प्लस लग रहा है ना, योगफल के बच्चों बराबर होते हैं, इसे ही डाल्टन के आंशिक दाब का नियम बच्चों कहते हैं। ठीक है, चलिए सात्विक गैस नियतांक आर का मान निकालना है बच्चों आपको। अब जैसे हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण आपकी होती है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी होती है, म्यू की वैल्यू जैसे अपन रखेंगे आप, यानी कि एक मोल के लिए, तो आपका बच्चों निकल कर आएगा पीवी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से बच्चों अगर आप आर निकालते हैं आपके आर की वैल्यू निकल जाती है पीवी अपॉन टी। और एनटीपी पर देखें तो एक मोल का जो आयतन होता है बच्चों 22.4 लीटर होता है ना। तो जब वैल्यू रखेंगे बच्चों 22.4 लीटर की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकलेगा 22.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 आ जाएगा निकल के। और वायुमंडलीय दाब की वैल्यू होती है 1.013 10 की पावर बच्चों 5 होती है। ताप आपका हो गया मानक डिग्री अगर देखें तो 0 + 273 यानी कि केल्विन परम ताप हो जाएगा। और जब इसकी वैल्यू बच्चों पुट करते हैं इसमें और आर का मान निकालते हैं तो आपकी आर की वैल्यू निकल के आती है 8.31। ठीक है, 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, इस तरीके से इसका मान आपका आ जाता है। तो आपको ये मान याद रख के चलना है कि अगर आपका कहीं आर लिखा है तो आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 8.31 होगी। ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, ये इसका बच्चों मान है। ठीक, आपको ये मान याद रखना है। देखिए बच्चों अब यहाँ पे किसी गैस को संपीड़ित करने में किया गया कार्य है। तो जब हम संपीड़ित यानी कि उसको जब सिकोड़ते हैं तो यानी कि आपको बच्चों दाब के मान को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप दाब को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को लगाते हैं, तो ये पिस्टन जो आपका है बच्चों नीचे की तरफ आएगा। जब पिस्टन आपका डेल्टा एक्स नीचे की तरफ आ जाएगा तो उस केस में जो आपका आयतन वी था वो आयतन बच्चों कम हो जाएगा, आयतन यानी कि घटेगा, यानी कि आयतन बाद में आपका बचेगा वी माइनस के डेल्टा वी। माना एक सिलेंडर में गैस भरी है जिसका आयतन बच्चों वी है, सिलेंडर में लगे पिस्टन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बच्चों ए है। पिस्टन में नीचे दाब लगाकर डेल्टा से दूरी विस्थापित कर दिया जाता है जिससे पिस्टन पर आरोपित दाब बच्चों और गैस पर लगा बल है ना, तो उस केस में बच्चों आपका जो बल होगा वो हो जाएगा आपका F बराबर P इंटू ए। तो संपीड़न में गैस पर किया गया कार्य है, यानी गैस पर कार्य हो रहा है, बल गुना विस्थापन आ जाएगा। तो जब बच्चों बल गुना विस्थापन निकल कर आएगा तो यहाँ पे देखिए बल की वैल्यू आप लगा देंगे FPA इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी बच्चों A इंटू डेल्टा एक्स है ना, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा V। डेल्टा V माइनस क्यों आ रहा है, चूंकि आयतन घट रहा है ना बच्चों आपका, तो डेल्टा V जो यहाँ पर आपकी वैल्यू होती है वो आपकी हो जाएगी A इंटू डेल्टा एक्स एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी कि मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बन जाएगा मीटर क्यूब। माइनस इसलिए आया चूंकि गैस के आयतन बच्चों कमी हुई है। यदि दाब P पर गैस को दबाकर उसका आयतन बच्चों V1 से V2 किया जाता है तो गैस पर किया गया कुल जो कार्य होगा बच्चों इंटीग्रेशन के माध्यम से यहाँ पर निकालेंगे W बराबर इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 तक P डेल्टा V। ठीक है, माइनस के लिए बता रहा है बच्चों आपको कि यहाँ पर आपने दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन बच्चों कम हो गया। ठीक है, चलिए अब गैसों का बच्चों आपका अनुवर्ती सिद्धांत है। देखिए क्या कहता है, सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ बच्चों आपके अणुओं से मिलकर बने होते हैं। गैसों के अणु तीव्र एवं सतत गतिशील अवस्था में होते हैं। अणुओं का वेग गैस के ताप पर बच्चों निर्भर करता है। अणुओं के इस गति का उपयोग गैस के विभिन्न गुणों जैसे ताप, ऊर्जा आदि की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। इसी परिप्रेक्षक में कवालियस और मैक्सवेल ने गैसों के अणुगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके मूलभूत परिकल्पनाएं बच्चों निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जैसे यहाँ पे बताया गया बच्चों यहाँ पे आपका कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बच्चों बनी होती है जिन्हें अणु कहते हैं। नंबर 2, किसी गैस के अणु दृढ़ पूर्णतः प्रत्यास्थ गोलाकार व सभी प्रकार के एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 3, अणुओं का आकार
अणुक अंतराल की तुलना में बच्चों नगण्य होता है। नंबर 4, गैस के अणु सभी समवेग वेग से सभी दिशाओं में अनियमित रूप से बच्चों गति करते रहते हैं। और नंबर 5, अनियमित गति के दौरान गैस के अणु एक दूसरे से बच्चों टकराते हैं और बर्तन की दीवारों पर भी बच्चों टकराते रहते हैं। किंतु इन टक्करों से गैस का आयतन नहीं बदलता, अर्थात गैस के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्थिर रहती है, अर्थात गैस का घनत्व पूरी गैस में बच्चों समान रहता है। छठा, दो अणुओं की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है और उनके मध्य में कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बच्चों बल नहीं लगता है, अतः गैस संपूर्ण ऊर्जा गति ऊर्जा होती है। नंबर 7, दो अणुओं की टक्कर क्षणिक होती है, अर्थात टक्कर का समय उनके द्वारा स्वतंत्र पूर्वक चलने में लिए गए समय की तुलना में बच्चों नगण्य होता है। नंबर 8, दो क्रमिक टक्करों के बीच अणु एक समान वेग से बच्चों एक सरल रेखा में गति करते हैं। दो क्रमिक टक्करों के बीच किसी अणु द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ यानी कि फ्री पथ कहते हैं। सभी अणुओं के मुक्त पथ के औसत को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपके एग्जाम में आ जाता है कि आदर्श गैस के अणुगत सिद्धांत लिखिए, तो आपको उसमें कम से कम यहाँ से 8 पॉइंट में से कम 4 से 5 पॉइंट आपको लिख के आने होंगे। तो आपके लिए यहाँ पे लिख रखे हैं, आप अपनी कॉपी में यहाँ से अच्छी तरीके से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहता है कि एक फ्लास्क को जिसमें वायु भरी है, एक फ्लास्क को जिसमें वायु भरी है 25 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है बच्चों T1 बराबर 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से T1 निकालेंगे आप 25 प्लस के 273, तो आपके पास आएगा 298 केल्विन। ठीक है, कॉक से बंद किया गया है, कॉक वायुमंडलीय दाब के 3 गुने, यानी कि P1 की वैल्यू मान लेते हैं P है माना। ठीक है, और P2 बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 3P 3 गुना। ठीक है, तो फ्लास्क को किस ताप तक गर्म किया जाए, यानी कि आपको T2 निकालना है, T2 आपको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा बच्चों फॉर्मूला आप लगा के चलेंगे, यहाँ पे चार्ल्स का नियम लगा के चलेंगे। यहाँ पे बच्चों चार्ल्स का लगाएंगे, दाब का लगाएंगे, देख लीजिए बच्चों। दाब का नियम लगा के चलेंगे बच्चों। तो यहाँ से बच्चों जो दाब का नियम आपका आएगा, आप जानते हैं यार P1 अपॉन में T1 बराबर आपका आएगा P2 अपॉन में T2 निकल का जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से बच्चों आपको T2 निकालना होगा तो T2 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से आपका P2 T1 अपॉन में P1 आ जाएगा। जब वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे तो P3 2 की वैल्यू कितने की 3P इंटू T1 की वैल्यू कितने की 298 अपॉन में P आ जाएगा। तो जैसे इसको देखेंगे तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास देखिए कितना आएगा, T2 बराबर आपके पास आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 298 आ जाएगा। जब उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों कितना आएगा, 3 अट्ठे 24 का 4 का हाथ से लगे 2, 3 27 और 2 29, 29 हाथ से लगे 2, 3 3 4 2 8 आ गया, इतना केल्विन आ गया। लेकिन आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो इसलिए 894 माइनस 273 कर देंगे, तो कितना बच जाएगा बच्चों आपके पास में 14 में से 3 गए तो बचेंगे बच्चों कितने, सॉरी 4 में से 3 गए बचेंगे 1, यहाँ पे 9 में से 7 गए तो बचेंगे 2, 8 में से 2 गए बचेंगे 6। तो इतना डिग्री सेल्सियस आपके पास में बच्चों आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 बच्चों, इसमें कहता है कि मोलर आयतन एसटीपी पर गैस के 1 मोल बच्चों यानी कि n बराबर आपको दे दिया 1 मोल। ठीक है, n लिख लो या इसको n लिख लेते हैं बच्चों इसको, या म्यू लिख लेते हैं, काम करते हैं म्यू लिख लेते हैं। ठीक है, एसटीपी पर आपको p दे रखा है यहाँ पे बच्चों एक वायुमंडलीय, इसको भी बच्चों जब चेंज करें तो आपकी वैल्यू 1.013 इंटू 10 की पावर बच्चों आपका आ जाएगा कितना 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपको भी दे रखा दिखाना है आपको 22.4 लीटर आता है, तो ये तो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपका टी आ जाएगा यहाँ पे आपका 0 प्लस 273 कितना आ जाएगा आपका 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए बच्चों आपको आर चाहिए, आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 8.314 जूल पर मोल केल्विन जाएगा।
जूल पर बच्चों मोल केल्विन जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसकी वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, आपको दिखाना है, तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पे कि आपको निकालनी है क्या, आदर्श गैस समीकरण। तो आपके लिए फॉर्मूला आपके पास होगा बच्चों पी वी इजिकल टू म्यू आर टी। तो यहाँ से जब वी निकालना होगा बच्चों तो म्यू आर टी अपॉन में क्या आएगा, पी आ जाएगा। अब देखिए बच्चों वैल्यू रखेंगे जब इसमें, तो क्या वैल्यू आप रखेंगे इसमें, वी बराबर आप रखेंगे यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 300 आ जाएगी, सॉरी 300 नहीं जाएगी 273 अपॉन में, जब उसको भाग करेंगे आप इससे कितना आएगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0224 मीटर क्यूब आ जाएगा, और उसको जब कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों आप पाएगा 22.4। चूंकि इस पॉइंट को बच्चों हम 3 अंक इधर लेके जाएंगे ना, तो 3 पावर 2.4 आपका जाएगा यहाँ पे 2.4 इंटू 10 की पावर बच्चों आपका जाएगा -3 मीटर क्यूब। और जब इसकी पावर बच्चों हटाएंगे, ये वाली पावर हटाएंगे, तो आपका बन जाएगा बच्चों 22.4 लीटर। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक, जैसे अब अगला क्वेश्चन में कहता है कि बच्चों की पृथ्वी तल पर जहां पर दाब आपको दे दिया P1 कितना है 76 सेंटीमीटर पारा है ना, ताप आपको दे दिया बच्चों यहाँ पे T1 की वैल्यू आपको दे रखे 27 डिग्री सेल्सियस। तो T1 आपके पास निकल गया बच्चों 27 प्लस 273, तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आपको आयतन दे रखा बच्चों V1 बराबर दे रखा आपको 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब दे रखा, घन दे रखा ना, घन घन यानी कि मीटर पे क्यूब। ठीक है, तो यदि ये गुब्बारा उस ऊंचाई तक उठाया जाए जहां पर आपको बच्चों दाब दे रखा है P2 बराबर 7.6 सेंटीमीटर है ना, पारा आपका दे रखा है यहाँ पे, और आपका टेम्परेचर दे रखा है T2 बराबर कितना रखा -54 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे बच्चों आपको निकालना है गैस का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे पहले इसको चेंज करेंगे, तो -54 प्लस के 273 बच्चों कितना आ जाएगा, T2 बराबर आपका पास में आ जाएगा यहाँ पे। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए बच्चों 273 माइनस के 54 जाएगा, तो बच्चों यहाँ देखिए 9 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 219 बचा। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 219 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देंगे। अब जब 219 बच्चों केल्विन आ जाएगा तो आपको V2 चाहिए है ना, तो आप जानते हैं बच्चों एक फॉर्मूला आपके पास में आया था आदर्श गैस समीकरण के लिए P1 V1 अपॉन में T1 बराबर P2 V2 अपॉन में T2। तो बच्चों यहाँ से हमको चाहिए V2, तो देखिए V2 बराबर आपका आएगा बच्चों P1 V1 अपॉन इंटू में T2 अपॉन में P2। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों यहाँ पे, P1 की वैल्यू कितनी है 76 है। ठीक है, P1 की वैल्यू कितनी है 30 है, T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 219 है। ठीक है, अब इसकी P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू बच्चों 1.7.6। ठीक है, तो जब यहाँ से आपका आ जाएगा ये वाला, तो देखिए घन मीटर क्यूब, तो यहाँ से बताओ कितना निकल कर आपके पास में आएगा बच्चों। तो अगर यहाँ से देख लेते हैं तो हम कह सकते हैं कितनी वैल्यू आपके पास में बच्चों निकल के आएगी। यहाँ से इसको पॉइंट हटाएंगे ना, यहाँ से पॉइंट आकर बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ से बच्चों आपका ये हटेगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, या एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी बच्चों हमारे यहाँ पर कि अब आपका ये वाला जो T2 था यहाँ पे, तो ये T1 भी तो रहेगा ना, जब T1 रहेगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पे 300 जाएगी। ठीक है, अब जब ये 300 वैल्यू आपकी चली जाएगी तो यहाँ से इसको देखेंगे 30 की गुना 10 में करेंगे तो 300 कट जाएगा। तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी बच्चों, यहाँ पे V2 बराबर 219 सेंटीमीटर क्या, सॉरी घन मीटर कह सकते हैं ना इसको। तो घन मीटर के लिए आप इसको क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे मीटर क्यूब लिख देंगे। तो आपके पास इसका आंसर बच्चों इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं। तो जैसे अगले क्वेश्चन में आप बच्चों आपसे कह रहा है कि किसी गैस का आपको दे रखा दाब, यानी P आपको दे रखा है बच्चों 1.2 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन बटे
मीटर स्क्वायर है, दाब तथा 127 डिग्री सेल्सियस, यानी टी पर आपको दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आएगा 127 प्लस के बच्चों 273, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 400 केल्विन आ जाएगा निकल के। 2 लीटर, वी आपको दे रखा है बच्चों 2 लीटर, तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 2 × 10 बच्चों -3 मीटर क्यूब आएगा। गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, म्यू ज्ञात करना है आपको, ठीक है। बोल्ट्जमैन नियतांक दे रखा है बच्चों आपको, के बराबर 1.38 × 10 बच्चों कितना है यहाँ पे -23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ठीक है। तो जब आपको निकालना होगा तो बच्चों हम समीकरण लगा के चलेंगे, पी वी = म्यू के टी। तो जब यहाँ से बच्चों म्यू निकालना होगा तो म्यू बराबर बच्चों आपके पास आएगा पी वी अपॉन में के टी आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू कितनी है 1.2 × 10 बच्चों 7, वी की वैल्यू कितनी है 2 × 10 -3 अपॉन में के की वैल्यू कितनी है 1.38 × 10 बच्चों 23, वो भी माइनस में, और टी की वैल्यू कितनी है 400, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां से जब पॉइंट हटा के चलेंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ से हटाएंगे बच्चों तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे आप, ये 2 जीरो से 2 जीरो वाली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ऊपर बचेगा आपके पास में 12, ठीक है। तो म्यू नोट बराबर आपके पास आ जाएगा बच्चों 12 × 2 बटे में ही नीचे बचेगा आपके पास 40 × 10 138, ठीक है। अब देखेंगे पावर बच्चों ऊपर जाके हो जाएंगे प्लस की, तो 23 और 7 30 होगी, 30 में से बच्चों 3 चलेगी तो बच गई आपके पास 27, ठीक है। जब इसको भाग करेंगे बच्चों यहाँ पे 20 बार कट जाएगा वाला, ठीक है। 20 बार कट जाएगा तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 से इसको काटेंगे, सॉरी 4 से काटे, 4 × 12 और 4 पंजे बच्चों 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे और देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, तो आपकी बच्चों वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे 3 × 10 की पावर 24 बटे में 5 × 138। तो ओवरऑल जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी बच्चों वैल्यू निकल के आपके पास आ जाएगी 4.34 × 10 की पावर 24 अणु, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आगे सॉल्व कर लेना बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।